हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में 6th लेक्चर करने जा रहे हैं। इसके पहले 5 लेक्चर्स हो गए हैं, तो पांचों लेक्चर्स का तुमको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और चैप्टर का नोट्स भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो लेक्चर है वो अपने आप में पूरा एक टॉपिक चलने वाला है, जस्ट दैट इज सेल यानी बैटरी, जिसको तुम जानते हो बैटरी के नाम से। जैसे हम बोलते हैं कि कोई एक रजिस्टर है या कोई एक कंडक्टर है, उसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी बैटरी के रेफरेंस में हमको ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इस सेल या बैटरी के रेफरेंस में हमको 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ईएमएफ, जिसका नाम तुमने बचपन से सुना है, बचपन मतलब स्कूल में तुमने सुना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअल में फोर्स नहीं होता है, ये एक्चुअल में एनर्जी होती है या वोल्टेज का ही फॉर्म होता है। फिर दूसरा चीज़ है इंटरनल रेजिस्टेंस। तुमने रेजिस्टेंस तो पढ़ लिया, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस यानी ये होगा तुम्हारे सेल का रेजिस्टेंस, ठीक है, सेल का रेजिस्टेंस। हमको सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो पढ़ना है, सेल का रेजिस्टेंस। देखो, और लास्ट में हमको पढ़ना है टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम V से इंडिकेट करते हैं। हम देखेंगे जो हम V वोल्टेज दिखाते हैं यहाँ पे, वो टर्मिनल वोल्टेज है, ना कि EMF। कैसे EMF और टर्मिनल वोल्टेज अलग होते हैं, और EMF को हम कैपिटल E से डिनोट करेंगे या फिर ऐसे इटैलिक E से, जैसे भी तुमको बुक्स में दिखाई पड़े, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो जैसे भी तुम डिनोट करो, ठीक है। चलो, ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमको पढ़ने हैं, तो 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं और थोड़ा सेल को समझते हैं। देखो, मैं पहले तुमको एक सेल जनरल आइडिया देता हूँ कि सेल होता कैसा है, फिर हम लोग उसमें ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। जब भी हम जनरल किसी सेल की बात करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, तुम्हारे दिमाग में 2 इलेक्ट्रोड्स आते होंगे, है ना, कैथोड और एनोड, है ना। जब भी हम सेल का बात करते हैं तो 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जिनके लिए अपने पास नाम है एनोड और कैथोड, ठीक है। तो मैं उसी सेल का बात कर रहा हूँ। देखो, सेल होता कैसा है, सेल इज़ बेसिकली एन अरेंजमेंट जिसमें अपने पास एक रीजन है जहां हमने 2 इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स कैसे बनाना है ये सब पे हम बात नहीं करेंगे। तुमको मालूम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है, जिससे ये इलेक्ट्रोड्स फॉर्म होते हैं। एक जगह पे तुमको पॉजिटिव चार्जेस मिलते हैं, एक जगह पे तुमको नेगेटिव चार्जेस मिलते हैं, ठीक है। कंसिडर कर लेते हैं ये वाला मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसको मैं नाम क्या दूं, बोलो, इसको हम बोलते हैं एनोड, ऑलराइट। और ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम दे देते हैं कैथोड। चलो, और एक चीज़ तुमको पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड और कैथोड, इनको एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इमर्ज किया होता है। ऐसे नहीं कि रैंडमली खाली एक पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा तुम्हारे पास, नहीं। एक्चुअल में तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, तब तुम्हारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स आएंगे इन द फर्स्ट प्लेस। जब तक तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा और जब तक इलेक्ट्रोलाइट में रिएक्शंस नहीं होंगे, तब तक ये इलेक्ट्रोड्स नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रोड्स तो बस बेसिकली 2 ग्रेफाइट रॉड्स होते हैं, कार्बन रॉड और ग्रेफाइट रॉड, या बोल सकते हो कॉपर रॉड ग्रेफाइट रॉड डाल दो जिसपे चार्जेस आ जाएं। उसके लिए हमको ये इलेक्ट्रोलाइट कंपलसरीली चाहिए होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बात ध्यान से सुनो, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होने के वजह से, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का अपने को मालूम है क्या होता है, हीट लिबरेट होती है ना। थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में तुमको पता हो तो ज़्यादा बेटर होगा। हीट लिबरेट होती है यानी हीट रिलीज होती है। तो अब ये सेल का काम क्या है, ज़रा ध्यान से समझो। अगर इस सेल को मैं ले जाके किसी रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दूं या किसी डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर दूं, फिलहाल मैं तुमको एक डिवाइस का एग्जांपल लेके समझाता हूं तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। समझो जैसे एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब के थ्रू मैंने इस सेल को कनेक्ट किया है, ऑलराइट। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखो होता क्या है, पहला चीज़ हम EMF के बारे में समझते हैं। 1 बाय 1 तीनों समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से, EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, पहली बात तो ये एक फोर्स नहीं है। क्यों फोर्स नहीं है और क्यों इसको हम फोर्स बोले जा रहे हैं, फिर भी
फोर्स ये इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमने इसको इसको जब हमने सबसे पहले डिस्कवर किया इस चीज़ को, तो हमको ऐसा लगा कि ये एक ऐसा पुश है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है सर्किट में, ऐसा एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है सर्किट में, तो हमने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स। मीनिंग समझा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स के या चार्जेस के मोशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमने जब सेल बनाया था तब समझा था, तो ये हिस्टोरिकल नेमिंग है। बट अब हमको समझ में आ गया कि ये एक्चुअल में फोर्स नहीं, ये एक्चुअल में एनर्जी है। तो देखो हमको क्या लगता था, हमको लगता था कि सेल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है और सेल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है और सारे सर्किट में मूव कराता है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या होता है कि इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को सेल अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से सपोज इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 आ जाएंगे इलेक्ट्रोड पे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा पॉजिटिव टर्मिनल पे। अब जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल पे आके ये कनेक्ट होगा, इसको इलेक्ट्रोलाइट से निकलने वाली हीट मिलेगी। देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें क्या चल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हीट लिबरेट कर रहा है या हीट रिलीज कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस सॉल्यूशन में पहुंचेगा तो जो हीट रिलीज हुई है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। तो ये ईएमएफ क्या है मालूम है? ईएमएफ वही हीट एनर्जी है जो सेल इलेक्ट्रॉन को देता है। ईएमएफ वही हीट एनर्जी है जो सेल इलेक्ट्रॉन को देता है। मतलब सेल एक ऐसा डिवाइस है, सेल एक ऐसा सोर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन आके एनर्जी लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आके चार्ज होता है, एनर्जाइज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को खाना देने का काम ये सेल करता है। सेल में आएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एनर्जी लेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ जाएगा और इस बल्ब के रेजिस्टेंस के थ्रू पास होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो जो यहाँ से एनर्जी मिली है उसके फॉर्म में ये खर्चा करेगा। मतलब ये बल्ब में से अगर करंट फ्लो करना है, बल्ब में से अगर देखो बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, ये बल्ब का रेजिस्टेंस अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल में ऐसे फ्लो करना है, यस और नो, इस रेजिस्टेंस से होके गुजरना है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन को इस रेजिस्टेंस से होके गुजरना है, इस रेजिस्टेंस से होके गुजरने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन सेल से लेता है, तभी इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूम पाता है। देखो इस पूरे पार्ट में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए ना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी है वो इसको सेल दे रहा है। समझ में आई बात? वो इसको कौन दे रहा है? सेल दे रहा है। तो सेल जितनी टोटल एनर्जी देता है ना, उसको हम नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है सेल में, तो सेल एक्सोथर्मिक रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देता है, ईएमएफ के इक्वल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसके बहुत सारे डेफिनेशंस है। फिलहाल सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है देखो, इट इज the maximum energy provided by the cell। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी है जो सेल दे सकता है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो सेल है ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्योंकि एक स्टेटमेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तुमने पढ़ा है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है कभी भी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्रिएट नहीं हो रहे हैं। इस बल्ब के टंगस्टन फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी ले रहे हैं और एनर्जी लेके फिर जाके उस टंगस्टन फिलामेंट से पास हो पा रहे हैं। देखो टंगस्टन फिलामेंट में मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो फिलामेंट से निकले, आए, एनर्जी लिया, अब इस फिलामेंट से पास कर रहे हैं। करंट का एक बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है, जब भी करंट कहीं से पास करता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रेजिस्टर है और यहाँ से करंट ऐसे पास कर रहा है, तो ये करंट इस रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस करता है। इसको हम देखेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। करंट के 3-4 इफेक्ट्स हैं, जिसमें से हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट तुम पढ़ोगे। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तुम 12th में डिटेल में पूरा 2-3 चैप्टर्स में पढ़ोगे। वैसे यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब करंट जहाँ से पास होगा हीट करेगा। ये करंट का स्पेशलिटी होता है। अरे इसीलिए तो जब भी बल्ब जलता है गर्मी होती है। बल्ब जलता है, गर्म, जलते हुए बल्ब को कभी टच किया है क्या? गर्म रहता है ना, क्यों? क्योंकि उसमें से करंट पास हो रहा था, करंट पास हो रहा था, वहाँ हीट हुआ। तो करंट का एक एसेंशियल इफेक्ट होता है हीटिंग। तो वही जब करंट यहाँ से पास करता है, करंट पास होना मतलब क्या एक्चुअल में? इलेक्ट्रॉन्स पास होना ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसी हीट को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब वो कन्वर्जन कैसे होता है उसके बारे में परेशान होने का जरूरत नहीं है। जो हीट ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से प्रोड्यूस होती है उसको हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ कर लेते हैं। फिर भी बल्ब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तुम बोलोगे, हाँ, क्योंकि हम बहुत कम पार्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका बहुत कम पार्ट हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपना इलेक्ट्रिक बल्ब काम करता है। तो देखो सेल क्या करता है, सेल इस इलेक्ट्रॉन को बुला के एनर्जी देता है। कितनी एनर्जी देता है, ईएमएफ के जितनी, ठीक है। अब ध्यान से ज़रा समझो, अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ है पॉजिटिव एनोड या पॉजिटिव पूरा इलेक्ट्रोड। तो क्या ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने देगा? अरे पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं ना, ऑपोजिट चार्जेस। तो पहला चीज़, ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड अगर जाना है तो ऑपोजिशन है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड जाना चाहता है तो ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन क्या है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसको जाने नहीं देगा। दूसरा ऑपोजिशन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसको आने नहीं देगा। अरे क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल भी तो करते हैं ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं देगा, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं देगा। तो ये यहाँ से जाना और यहाँ पहुँचना ये इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी मिली है ना इस सेल से, उसमें से कुछ एनर्जी खर्चा कर देता है इसको क्रॉस करने में, बैरियर को। इस बैरियर को क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी खर्चा कर देता है। देखो इलेक्ट्रॉन को बुलाया सेल ने, खाना खिलाया, ठीक है। अब बोला जाओ अपना काम करो, लेकिन सेल के घर से निकलने के लिए ही इलेक्ट्रॉन को 10 किलोमीटर चलना है, ऐसे समझ लो। तो सेल का, इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी तो यहीं चला जाएगा ना। ये जो ऑब्स्टिकल है ना सेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता है, कहाँ एनर्जी खर्चा करना चाहता है, इस बल्ब में। अपना काम क्या है, अपने को फायदा कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बल्ब में खर्चा हो। तो ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बल्ब में खर्चा हो तो वो अपने लिए अच्छा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब तक सेल से निकलेगा नहीं तब तक बल्ब में खर्च कैसे करेगा? सिंपल लॉजिक। तो जो ये इलेक्ट्रॉन को सेल से निकलने के लिए ऑपोजिशन मिल रहा है ना, उसका नाम हम लोग देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको समझो कि ये वो रेजिस्टेंस है जो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फेस करता है। इसका रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएगा तब फेस करेगा, बट पहले उसको इस सेल से निकलना है, तो सेल के अंदर ही इसको रेजिस्टेंस फेस करना है। तो जो रेजिस्टेंस है ना वो काफ़ी फॉर्म में होता है। जैसे एक तो मैंने बताया ये इलेक्ट्रोड का अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोड का रिपल्शन, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक इस इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरेगा ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं है कि खाली खाली बैठा है भाई इलेक्ट्रॉन को जाने दो, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। याद है इलेक्ट्रोलाइट में करंट कंडक्शन बताया था मैंने, यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में आयन सेपरेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ मैं अगर NaCl लूँ या H2O लूँ, पानी भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, मालूम है ना। जैसे NaCl लूँ मैं तो सोडियम और क्लोराइड के आयन्स अलग हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो वो सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएगा तो आयन से भिड़ेगा मतलब इट विल कोलाइड एंड इट विल फेस अपोजिशन। तो ये भी अपोजिशन और ये इलेक्ट्रोड्स का अट्रैक्शन और इसका रिपल्शन, ये सब अपोजिशन को मिला के हम नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब समझ में आया? तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड या ऑपोजिशन एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन while moving through the cell। समझे? जब सेल से मूव करने के टाइम जो ऑपोजिशन मिलता है उसको ही हम इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। उस हीट एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन इंटरनल रेजिस्टेंस में ही खर्चा कर दे रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो बचा खुचा पार्ट लेके बाहर निकलता है ना, वही होता है टर्मिनल वोल्टेज। वो क्या हो जाता है? टर्मिनल वोल्टेज। यानी इसको ऐसे समझो कि तुम किसी के पास गए पैसा उधार लेने। सपोज जैसे किसी से तुमने पैसा उधार लिया, बोला 10,000 रुपये मुझे दे दो 10% के इंटरेस्ट पे, ठीक है। उस पर्सन ने तुमको 10,000 रुपये दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन को सेल ने एनर्जी दिया, ठीक है। अब उस पर्सन ने बोला कि 10% का इंटरेस्ट तुम मुझे अभी दे के जाओ एडवांस में।
तो 10% का इंटरेस्ट जब तुम एडवांस में दोगे तो 1000 तो वहीं कट गया, बचा कितना 9000। तो वो जो 1000 गया है वो कहाँ गया, वो इंटरनल अपोजिशन में चला गया, जहाँ से पैसा लिया उसी ने कुछ पैसा ले लिया। तो देखो ना, सेल भी इलेक्ट्रॉन भी जहाँ से एनर्जी ले रहा है सेल से, उसी सेल में कुछ एनर्जी लूज भी कर दे रहा है। अब बात समझ में आई। तुमने लिया 10,000, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, EMF। इसमें से 1000 यहीं कट गया, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो बचा खुचा तुम 9000 लेके बाहर निकले, ये तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज हो गया। अब बात समझ में आई होगी, बोलो, ये तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी जब सेल में आता है कुछ एनर्जी लेता है EMF के फॉर्म में जो मैक्सिमम है, उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहीं खर्चा कर देता है बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, बचा खुचा लेके बाहर निकलता है, उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। तो इसीलिए जब भी हम एक सेल ड्रॉ करते हैं ना, देखो ऐसे एक सेल ड्रॉ कर रहे हैं, ये सेल जब भी हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम हमेशा V लिखते हैं यहाँ पे, ना कि EMF नहीं लिखते हैं, हम V लिखते हैं। V क्या है, V तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है, यानी कि ये वो वोल्टेज है जो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में है। ये वो वोल्टेज है जो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में है, मतलब टर्मिनल्स के बाहर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। देखो, टर्मिनल्स के अंदर एक्चुअल वोल्टेज कुछ ज़्यादा दे रहा है इलेक्ट्रॉन को सेल, बट उसमें से कुछ वोल्टेज अंदर ही खर्च हो जा रहा है। बचा खुचा जो लेके वो बाहर निकल रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज है। यानी जब मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा, दोनों सेल के एजेस पे वोल्ट मीटर लगाऊं या इस बल्ब के एज पे वोल्ट मीटर लगाऊं, तो मुझे क्या ऑब्जर्व होगा, मुझे ऑब्जर्व होगा कि जितना टोटल दिया था उसमें से कुछ पार्ट सब्ट्रैक्ट होके बाहर आया है। जैसे ये पार्ट 10,000 उसने उधार लिया, उसमें से 1000 इंटरेस्ट तुरंत ही कट गया, बचा कितना लेके बाहर आया, 9000। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिली EMF, जिसमें से कुछ खर्चा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में, बचा हुआ टर्मिनल वोल्टेज लेके बाहर आया। सो इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा, मैं तुमको इसको एक न्यूमेरिकल पार्ट में समझाता हूँ कि क्या हुआ है। ज़रा देखो, ये नोट डाउन करते चलो तो तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या चल रहा है। हमने पढ़ा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। देखो, अब ये सेल का मैं पार्ट रफ कर रहा हूँ। याद रखना, EMF क्या है, EMF वो एनर्जी है जो सेल इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस वो अपोजिशन है जो सेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन को फेस करना पड़ रहा है, और टर्मिनल वोल्टेज वो वोल्टेज है जो इलेक्ट्रॉन फाइनली लेके बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो EMF है ये भी एक तरीके का वोल्टेज ही है। EMF इज ऑल्सो द वोल्टेज ओनली। तो EMF का है ना, हम एक और डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, EMF को हम एक और डेफिनेशन ये देंगे कि जैसे हम लोग, जैसे मैं बाहर दुकान पे गया, मैंने एक सेल खरीदा। सेल मालूम है, बैटरी ड्राई सेल आता है ना, वो ड्राई सेल अगर मैं खरीदूँ, जैसे एवरेडी का ड्राई सेल मैं खरीदता हूँ, तो एवरेडी का ड्राई सेल तुम खरीदोगे तो उस पर तुमको एक वोल्टेज लिख के मिलेगा। तुम उस पर देखोगे कि उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट या 1.3 वोल्ट, ऐसे कुछ, सपोज 1.5 वोल्ट लिखा है, तो वो जो 1.5 वोल्ट है ना, वो EMF का वैल्यू है। मतलब मैक्सिमम इतना वोल्टेज वो दे सकता है इलेक्ट्रॉन को। बट जब तुम उसको सर्किट में लगाओगे, जहाँ भी लगाने के लिए तुम लाए हो, सपोज तुम घड़ी में लगाने के लिए लाए या सपोज तुम रिमोट में लगाने के लिए लाए, उसको जब तुम लगाओगे सर्किट में लगाने के बाद जो वोल्टेज वो प्रोवाइड करेगा बाहर टर्मिनल्स पे, वो 1.5 से कम होगा। मतलब EMF वैल्यू 1.5 है। जब इलेक्ट्रॉन वो 1.5 लेगा तो बाहर आते आते कुछ 1.5 में से खर्चा हो जाएगा, बाहर तुमको कुछ कम ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए EMF अगर 1.5 वोल्ट्स है और इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में EMF लॉस्ट या वोल्टेज लॉस्ट अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में 0.2 वोल्ट लॉस्ट हो गया, तो बाहर जो टर्मिनल वोल्टेज लेके आएगा वो 1.3 वोल्ट लेके आएगा। तो तुम बोलोगे, अरे बैटरी बोला 1.5 वोल्ट का, इधर तो 1.3 वोल्ट ही दिखा रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम ये है कि कुछ पार्ट अंदर ही खर्चा हो जा रहा है। यानी इसको अगर हम विजुअलाइज करना चाहें तो कुछ ऐसा है। ये देखो, ये तुम्हारा बैटरी तुम लेके आए 1.5 वोल्ट का, और यहाँ तुमने इसको सर्किट में कनेक्ट किया जहाँ से तुमको ये वोल्टेज मेजर हो रहा है, और तुमने
ये नहीं ध्यान दिया कि इसका सेल का खुद एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जो सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, उसको हम सेल के बगल में ड्रॉ करते हैं। सेल के अंदर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, सेल के अंदर तुम्हारे पास 2 ही डंडी है, इसमें कहाँ रेजिस्टेंस बनाओगे, तो इसलिए हम हमेशा इसको बाहर बनाते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। अगर सेल का EMF E है, देखो ध्यान से, इंटरनल रेजिस्टेंस R है और बाहर तुमने लगाया R, तो जब तुम इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करोगे ना, यहाँ वोल्ट मीटर लगा के इसके अक्रॉस, तो तुमको कभी भी EMF के इक्वल वोल्टेज नहीं मिलेगा। यहाँ जब तुम वोल्टेज मेजर करोगे तो कभी भी ये V EMF के इक्वल नहीं होगा, V हमेशा EMF से कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तुम सेल के बाहर मेजर कर रहे हो। तो अगर सपोज इस सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, तो ये जो V तुम मेजर करोगे, ये V एक्चुअल में I इंटू R होगा। और ये जो वोल्टेज अंदर सेल में जा रहा है, इस सेल के अंदर जो वोल्टेज खर्च हो रहा है, वो I इंटू स्मॉल r, ये वोल्टेज खर्चा हो जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो तुम्हारा जो नेट EMF है, पूरा EMF, ये पूरा EMF एक्चुअल में हो जाएगा IR प्लस IR। यानी सेल ने इतनी एनर्जी दी, उसमें से इतनी एनर्जी अंदर ही खर्च हो गई। स्मॉल r देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस में इतनी एनर्जी खर्च हो गई और इतनी एनर्जी बाहर के पार्ट में खर्च किया है सेल ने। तो सेल आया, एनर्जी लिया, कुछ पार्ट अंदर खर्च किया, कुछ पार्ट बाहर खर्च किया, समझा। और ये जो बाहर खर्च होने वाला पार्ट है, इसी को हम टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हैं। देखो वोल्टेज जो होता है ना, इट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। तुमको मालूम है ना वोल्टेज का डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हाँ या ना। वर्क डन क्या होता है? एनर्जी। सो इट इज़ ऑल्सो एनर्जी, एनर्जी स्पेंट पर यूनिट चार्ज। तो इसलिए मैं वोल्टेज को बार बार एनर्जी नाम से बोल रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज और एनर्जी एक ही तरीके के 2 क्वांटिटीज़ हैं। वोल्टेज जैसे एनर्जी का जो सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी को हम नाम देते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज एनर्जी का ही फॉर्म है, इसलिए मैं उसको वोल्टेज के नाम से दे रहा हूँ। तो जब भी हम EMF लिखते हैं ना, इसको और एक कैसे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो हमने देखा कि जो बैटरी मैं खरीद के लाया, उस पर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ था। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जब तक उसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा था ना, तब तक उसका वोल्टेज 1.5 था। सो इट इज़ द वोल्टेज ऑफ द सेल till there is no current flowing through it। मतलब जब तक कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है सर्किट में, तब तक ये वोल्टेज सेल दे सकता है। मतलब इसको बोला जाए तो ऐसे बोलने के लिए है कि सेल इतना एनर्जी दे सकता है, हमको पता है। पर जब कोई एनर्जी लेने जाएगा, तब समझ में आएगा कि एनर्जी लेके निकलते ही कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है। आप समझा? हम दूर से देख रहे हैं, हमको पता है कि सेल इतनी एनर्जी दे सकता है, हमको पता है 1.5 वोल्ट दे सकता है। बट जब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं हम एनर्जी लेने के लिए कि जाओ भाई एनर्जी लेके आओ, तो बाहर लेके जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इतनी एनर्जी जा चुकी होती है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जाएगा नहीं सेल के पास, तब तक ये वाला पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पार्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस का पार्ट तभी आता है जब सेल में से करंट फ्लो करता है। अरे करंट फ्लो करना मतलब जब सेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तभी तो इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करेगा। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तभी तक मीनिंगफुल है जब तक सेल से करंट फ्लो कर रहा है, समझा। इसीलिए सेल का जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, वो तभी काम में आता है या तभी समझ में आता है जब सेल में से कोई करंट फ्लो कर रहा होता है। अब तक हम इस चीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं। अब तक हम डायरेक्टली क्या लिखते थे? अब तो एक हम सर्किट बनाते थे, यहाँ V लिख देते थे, यहाँ R लिख देते थे, V = I और ओम्स लॉ लगा देते थे। बट इतना सिंपल नहीं है। क्यों इतना सिंपल नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस है, सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस है। और सिंपल से ओम्स लॉ से तुम देखोगे तो सिंपल ओम्स लॉ से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? सीरीज में है ना ये पूरा, तो R प्लस स्मॉल r, और इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। इसका वोल्टेज कितना है? E। तो ओम्स लॉ लगा दो, E क्या हो जाएगा? E हो जाएगा IR। R कितना है टोटल? R प्लस R। फिर से यही इक्वेशन मिल जाएगा, IR प्लस IR। अब समझ में आया? तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा होता है, तब ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है। याद रखना, टर्मिनल वोल्टेज जो हम सेल के बाहर आके मेजर करते हैं। मतलब जब इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज मेजर करूँगा, तो ये वोल्टेज V होगा। सेल का वोल्टेज E है, सेल का टर्मिनल वोल्टेज E है, सेल का वोल्टेज E है, बट सेल में से निकल के बाहर आने पे वोल्टेज क्या हो जाता है? V हो जाता है। तो
ये डेफिनेशंस मैं हटा रहा हूँ, अब तुमको मैं इक्वेशंस देता हूँ जो अपने को काम में आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो अगर तुमको थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लगा है ना, वापस पीछे करो लेक्चर को और फिर से सुनो मैंने क्या क्या बोला है। एक एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई है और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं ताकि तुमको क्लियर हो। जैसे वो अमाउंट वाला एग्जाम्पल दिया, 10,000 में से 1,000 कट गया, 9,000 बचा। तो सेम सिचुएशन इलेक्ट्रॉन के साथ भी, इलेक्ट्रॉन गया एनर्जी लेने, ई एनर्जी पा गया, खुश हो गया, बट जब निकलना चाहा सेल से तो कुछ एनर्जी वहीं खर्च हो गई, तो लेके कितना निकला, बी। समझा? तो अब देखो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ यहाँ से, तो बी जो होगा, बी होगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कितनी मिली माइनस कितनी अंदर खर्च हो गई। ये होता है टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला, B इज टू ई माइनस आई आर। अरे कुछ नया नहीं है, यहीं से निकाला है या यहीं से निकाला है। ये I इंटू आर क्या है, B है ना, तो B हो जाएगा B इज टू ई माइनस आई आर। यहाँ ध्यान से देखो E क्या है, E इज EMF, I इज करंट एंड R इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो सुनो, ये डेफिनेशन को समझ लो। अगर I 0 है, इफ I इज 0, तो V किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल। देखो डेफिनेशन, द वोल्टेज ऑफ द सेल टिल देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, EMF इज इक्वल टू वोल्टेज, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। बट जैसे ही करंट नॉन जीरो हुआ, वोल्टेज का वैल्यू या EMF का वैल्यू V नहीं रहेगा, या फिर टर्मिनल वोल्टेज और EMF अलग अलग हो जाएंगे। ये चीज़ समझ लो, ठीक है। यहाँ से और एक इक्वेशन निकालो, जैसे करंट का इक्वेशन निकालना चाहूँ मैं अगर, तो E किसके इक्वल हो जाएगा, E हो जाएगा V प्लस आई आर। V क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई आर। यहाँ से I का वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, E अपॉन आर प्लस आर। ये समझ में आया? बोलो, ये आर प्लस आर कॉमन होकर डिनोमिनेटर हो जाएगा ना। तो ये कुछ इक्वेशंस है जो तुमको एज इट इज़ पता होने चाहिए। जैसे V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जिसमें V टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ पे लिख देता हूँ V इज टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो याद रखो ये कॉन्सेप्ट्स कुछ ठीक से अच्छे से याद रखो कॉन्सेप्ट्स। टर्मिनल वोल्टेज वो वोल्टेज है जो सेल से लेके निकलेगा इलेक्ट्रॉन, और EMF जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी मिलेगी, E। मैं एक ही बात बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें दिमाग में बैठ जाए ये बात। देखो ये कन्फ्यूजन है ना, लास्ट तक तुमको रहेगा, तुमको कभी इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज ये सब समझेगा नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तुमको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अननेसेसरी कन्फ्यूजन लेके मत चलो। इसको लेक्चर को फिर से देखना तो बहुत, फिर से मतलब पीछे ले जाके वापस से देखो तो अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। तो ये जो कुछ इक्वेशंस लिखे हैं हमने, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये इक्वेशंस अच्छे से रखो। जैसे यहाँ से मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकता हूँ सेल के। देखो क्या होगा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी, परेशान मत हो। थोड़ा क्वेश्चंस करोगे तो और तुम्हारा दिमाग खुलेगा। दिमाग तो खैर खुला है तो अच्छी बात है, नहीं खुला है तो फिर बड़ी तकलीफ़ है। अब तो 11th भी ख़त्म हो रहा है, 12th का पोर्शन चालू होने वाला है, अब तक तो खुल जाना चाहिए। देखो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए मुझे फार्मूला चाहिए तो कैसे फार्मूला मिलेगा, ध्यान से देखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लोग 2-3 टर्म्स में निकाल सकते हैं। जैसे E, V और I के टर्म्स में निकाल सकते हो, फिर E कैपिटल R और I के टर्म्स में निकाल सकते हो। देखते हैं हम पहले E, V और कैपिटल I के टर्म्स में निकालते हैं। इसके टर्म्स में देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ से देखो क्या आई आर किसके इक्वल हो जाएगा, E माइनस V के इक्वल, करेक्ट। बोलो, ये I डिवाइड हो जाएगा तो R का वैल्यू देखो क्या आता है, E माइनस V अपॉन I। ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। समझ में आई बात? बोलो, ये R का फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस का, मतलब तुमको बता दिया। जैसे बोला किसी सेल का EMF इतना है, टर्मिनल वोल्टेज इतना है, इतना करंट फ्लो कर रहा है, बताओ E इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो दैट इज गिवन बाय E माइनस V अपॉन I। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं और E और कैपिटल R में निकालते हैं। देखो हमको मालूम है सिंस E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, ठीक है, यानी E माइनस आई आर विल बी इक्वल्स टू आई आर। इज दैट करेक्ट? यस। तो यहाँ से अगर मेरे को स्मॉल r चाहिए तो ये हो जाएगा E माइनस आई आर अपॉन आई। इज दैट क्लियर? यस। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, देखो E बाय आई माइनस आर, है ना।
ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दूसरा। सर क्या करेंगे ये सब? अरे काम आएगा, डोंट वरी, काम आएगा। ओके, दिख रहा है ना, कॉमन डिनोमिनेटर है, आई को इससे डिवाइड, सॉरी आई से ई को डिवाइड किया, फिर आई से इसको डिवाइड किया, तो बचा आर। तो ये दूसरा फॉर्मूला अपना इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो ये सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो, चारों इक्वेशंस अच्छे से। और तो कुछ नहीं बच रहा ना। करंट का फॉर्मूला हमने लिख लिया, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला हमने लिख लिया, ईएमएफ का फॉर्मूला हमने लिख लिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लिख लिया है। तो अब इस पे एक दो क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, तो तुमको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा ये तीनों कॉन्सेप्ट्स। तीनों कॉन्सेप्ट्स का यूज़ एक साथ किसी एक सेल में कैसे होता है, तो वो हम देखते हैं। ज़रा इसको नोट डाउन करो। चलो नोट डाउन कर लिया था ना। देखो एक एग्जाम्पल है अपने पास, ज़रा कुछ बातें याद रखो। एक जब भी ऐसा तुमको दिखाई पड़े पिक्चर ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, तो एक पिक्चर सेल का हमेशा ध्यान में रखना। ये सेल का ईएमएफ, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये पिक्चर याद रखना, ठीक है। और ये पूरा कंबाइन होके, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ कंबाइन होके बाहर तुमको क्या मिलता है? V। तो जब भी तुम्हारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो, तो ये समझ लेना कि यहाँ हमेशा ईएमएफ वैल्यू दिया होगा। कौन सा वैल्यू दिया होगा? ईएमएफ वैल्यू। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नाम का चीज़ मेंशन नहीं किया या बोला है क्वेश्चन में कि इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली तुम उसको V वोल्टेज लेके ही आगे कैलकुलेशन प्रोसीड करोगे, ठीक है। बट अगर यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो तुमको इसको ईएमएफ ही कंसीडर करना है। तो देखो ईएमएफ कितना दिया है? ईएमएफ दिया है 12 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, और एक्सटर्नली 2 रेजिस्टेंसेस लगे हैं 4 और 6 ओम के, ठीक है। इसको मैं R1, इसको मैं R2 ले लेता हूँ। हमको पूछा क्या है? देखो हमको करंट पूछा है, नेट करंट इन द सर्किट। दूसरा हमको वोल्टेज पूछा है V, टर्मिनल वोल्टेज। याद रखना हमको दिया ईएमएफ है, पूछा टर्मिनल वोल्टेज है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला टर्मिनल वोल्टेज का हमको मालूम है, V = E - IR, ठीक है। और हमको पूछा है 6 वोल्ट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं कैसे मिलेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अगर निकालना है तो करंट का फॉर्मूला याद है क्या था? करंट का फॉर्मूला था ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। याद है ये चीज़ या नहीं? अब भी जस्ट लिखा था। तो देखो इसका यूज़ करेंगे अगर, तो I किसके इक्वल हो जाएगा? I हो जाएगा ईएमएफ है 12 अपॉन बाहर एक्सटर्नल टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये जो कैपिटल R मैंने लिया है, दिस R इटसेल्फ विल बी R1 + R2। सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, पिछले लेक्चर में डिटेल में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी दोनों का एडिशन, 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10। 10 प्लस इंटरनल कितना है? 2, यानी दिस इज 12 अपॉन 12, यानी करंट है 1 एम्पियर। सिंपल। एक बार करंट मिल गया तो बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे टर्मिनल वोल्टेज हमको मालूम है कितना है? E - IR। E कितना है? 12। I कितना है बोलो? I है 1, R है 2, यानी 12 - 2 यानी 10 वोल्ट। ये देखो समझ में आएगा अब तुमको। सेल दे रहा है 12 वोल्ट, बाहर लेके कितना निकल रहा है ये? 10 वोल्ट। समझा? 2 वोल्ट अंदर ही खर्चा हो गया। किसमें? इंटरनल रेजिस्टेंस में। हाँ अब समझा। चलो ठीक है। और हमको क्या पूछा? 6 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज। तो 6 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। 6 वोल्ट बोल रहा हूँ, 6 ओम के अक्रॉस। I कितना है? I है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है? 6, तो 6 वोल्ट। तो ये जो 10 वोल्ट है उसमें से 6 वोल्ट 6 ओम वाला ले रहा है, बचा हुआ 4 वोल्ट 4 ओम वाला ले लेगा। तो ये एक क्वेश्चन हम लोग ने देखा अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, अबाउट दिस टर्मिनल वोल्टेज, अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। और एक क्वेश्चन करें, समझ में आएगा और डिटेल में। चलो ये नोट डाउन कर लेना, ये पिक्चर याद रखना। ये मिटा दिया मैंने, इसको वापस से पीछे जाके देख लेना। वो पिक्चर याद रखना हमेशा सेल का, वैसे ही तुमको उसको याद रखना है। और एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो जैसे इस बार हमको और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ले लेता हूँ मैं, ये हटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ मैं। देखो कंटेंट जितना ज़्यादा रहेगा ना, तुम जितनी ज़्यादा चीज़ें देखोगे, ज़्यादा मतलब जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वही करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के करवा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं ताकि तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए इस कॉन्सेप्ट से लेके, दोबारा अटको ना। देखो हमको क्या दिया है? सेल, एक सेल दिया है ऐसे कनेक्टेड है। चलो फिलहाल के लिए हम लोग, तुमको अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स नहीं पढ़ाया है मैंने, तो मैं एक काम करता हूँ फिलहाल के लिए,
चलो ठीक है, एक बैटरी ले लेते हैं। ये एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा याद रखना, हमेशा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं होगा, कभी कभी क्वेश्चन में मतलब ऐसे मार्क नहीं किया होगा, कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, तो तुमको समझ में आना चाहिए कहाँ ड्रॉ करना है, वो उसको सेल के बगल में ही ड्रॉ करना हमेशा, ठीक है। सपोज जैसे ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज है 9 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.2 वोल्ट, या चलो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 1 ओम लेके चलते हैं, ठीक है। इधर एक रेजिस्टेंस है 4.5 ओम्स का और इधर दो रेजिस्टेंसेस हैं 3 ओम और 6 ओम के, ठीक है। हमको क्या पूछा है, हमको करंट पूछा है। एक ही चीज़ निकालते हैं, करंट ही, टर्मिनल वोल्टेज भी निकाल लेते हैं। चलो आई निकालना है और टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। देखो कैसे मिलेगा बताओ। पहले तो ओवरऑल एक्सटर्नल सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है जो करंट का फॉर्मूला है वो क्या है, EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ पे जो कैपिटल R है वो कितना है, या वो क्या है, वो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये पूरा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। देखो इसमें सीरीज़ और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन है, तो पहले ये पैरेलल वाले को सॉल्व करो, 3 और 6। मैं इसको R1 नाम दे देता हूँ, इसको R2, इसको R3। तो मैं पहले R पैरेलल निकालता हूँ। R पैरेलल हो जाएगा R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। कहाँ से आया, कहाँ से आया, अरे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, पिछले लेक्चर में बोला था, ये चीज़ याद रखना। तो अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो आंसर क्या होता है, अब ये तो पता ही होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ये 1/R का वैल्यू आया, तो R क्या हो गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बस इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमको दोबारा याद आ जाए। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। R2 कितना है, R2 है 3 और ये 6 अपॉन 3 प्लस 6, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 18 अपॉन 9 यानी 2। तो 2 ओम्स पैरेलल का आंसर है। सीरीज़ में टोटल R सीरीज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R पैरेलल। अरे ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ तो सीरीज़ में ही होगा ना, 4.5 वाले के साथ सीरीज़ में होगा पैरेलल वाला। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करो तो R1 कितना है 4.5 प्लस ये कितना है 2, यानी ये आ गया 6.5 ओम्स, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल पूरा रेजिस्टेंस आ गया अपना 6.5, दिस इज इक्वल टू R एक्सटर्नल। अब हमको करंट चाहिए, तो करंट क्या है, करंट है EMF अपॉन R प्लस R। EMF कितना है 9 अपॉन R कितना है एक्सटर्नल 6.5 प्लस ये कितना है 1, कितना आ जाएगा, ये 1.5 ही ले लेना चाहिए था क्या, 1.5 इसीलिए दिया था, बट ठीक है चलो। इससे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 अपॉन 7.5। सिंप्लीफाई हो सकता है क्या ये आगे, बोलो सिंप्लीफाई हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता है तो जाने दो। 9/7.5 एम्पियर, ठीक है। 3 से 7 5 12, 3 से हो जाएगा, करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 अपॉन 2.5। अरे 3 3 ज़ा 9 और 25 3 ज़ा 75, तो 3 अपॉन 2.5 एम्पियर, ठीक है। 2.5 का रेसिप्रोकल मेरे को मालूम है, 2.5 का रेसिप्रोकल होता है 0.4, तो 3 इंटू 0.4 कर लो 1.2 आ गया। सर क्या कर दिया, थोड़ा मैथ्स तो आना चाहिए। देखो क्या किया है, ये 2.5 का रेसिप्रोकल लिया 0.4, नहीं समझता ये 0.4 रेसिप्रोकल अरे 1/5 कितना होता है 0.2, तो इसका आधा कर रहे हैं हम लोग 1/2.5, तो रेसिप्रोकल डबल 0.4। अब समझा, ठीक है। चलो तो करंट आ गया 1.2 एम्पियर। अब हमको वोल्टेज निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज, तो वो होता है E माइनस आई आर। E कितना है 9 माइनस I कितना है 1.2 इंटू R है 1, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है ना, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1.2 यानी 7.8 वोल्ट्स। ये आ गया तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज। समझ में आया, समझ में आया क्या समझ में आया क्या, हाँ बोलो मगज में आया क्या। हाँ
तो ये ऐसे तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज, करंट, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब से रिलेटेड। तो ये कुछ बातें याद रखना डिटेल में। आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया है। कुछ परेशानी है इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल से लेके कुछ भी, जो जैसा भी परेशानी है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। सब कुछ समझ में आया है, लेक्चर अच्छा लगा है तो भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों एक साथ ख़त्म कर देंगे, तो 11th का इलेक्ट्रिक करंट ख़त्म हो जाएगा HSC बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।